आज हम बात करेंगे जीन जैक्स रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत की विशेषताएं और आलोचनाएं। अर्थात राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में जीन जैक्स रूसो ने जो सामाजिक समझौता दिया है इसको हमने पिछली वीडियो में ठीक तरीके से समझाया है। अब जीन जैक्स रूसो राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो सामाजिक समझौता सिद्धांत दे रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य इच्छा की उत्पत्ति होती है, अर्थात सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप सामान्य इच्छा का प्रादुर्भाव होता है, ये सामान्य इच्छाई राज्य कहलाता है। तो कहने का मेरा भावार्थ यह है कि इस सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या कमियां हैं और इसके क्या लक्षण हैं, इन दो पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या सबसे पहले हम लेंगे जीन जैक्स रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत में क्या लक्षण है, इसकी क्या विशेषताएं, जो कि विशेषकर यूजीसी नेट एग्जाम के अंतर्गत कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर में किसी न किसी रूप में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर विशेषकर आपको ये बात समझनी है। अब ये समझाऊं विशेषताएं आलोचना, उससे पहले मैं आपको एक बात पुनः दोहराना चाह रहा हूं, जो कि पिछली वीडियो में हमने ठीक तरीके से समझा दी है कि यहाँ पर जो जीन जैक्स रूसो समझौते की बात कर रहे हैं कि समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति होती है और सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप जिसकी उत्पत्ति होती है उसको इन्होंने क्या कहा है, सामान्य इच्छा का नाम दिया है। इसका नाम दिया है सामान्य इच्छा का, अर्थात सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप सामान्य इच्छा का निर्माण होता है, यही राज्य है, यही संप्रभुता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब जो सामाजिक समझौता वो हो कैसे रहा है, मैं आपको पुनः बता रहा हूं एक बार। ए नामक व्यक्ति है, ब नामक व्यक्ति है, स नामक व्यक्ति है, द नामक व्यक्ति है, ये तो अपने निजी स्वरूप में है, ठीक है। व्यक्तिगत रूप में अलग अलग व्यक्ति हो गई। अब ये अलग अलग व्यक्ति क्या कर रहे हैं, ए प्लस ब प्लस स प्लस द, ये सामूहिक स्वरूप के साथ समझौता कर रहे हैं, अर्थात ये अपने अधिकारों को सामूहिक रूप में या व्यक्तियों का जो समूहगत रूप है उसको समर्पित कर रहे हैं, और यही क्या कहला रहा है, सामान्य इच्छा कहला रहा है। अर्थात यहाँ वास्तविक रूप में जो समझौता हो रहा है वह व्यक्तिगत स्वरूप और समूहगत स्वरूप के बीच में हो रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके आधार पर ही, मैं फिर कह रहा हूं, केवल इसके आधार पर ही इसकी विशेषताएं समझ सकते हैं और इसकी कमियां समझ सकते हैं। मैंने आपको बार बार ये बात बताने का प्रयास किया है कि किसी भी अवधारणा को, सिद्धांत को समझें उससे पहले हमें उसका अभिप्राय ठीक से समझना चाहिए। तो यहाँ पर जो समझौते का प्रारूप है वो समझौते का प्रारूप ये है, अर्थात ये ए नामक व्यक्ति, ब नामक व्यक्ति, स नामक व्यक्ति, द नामक व्यक्ति, ये व्यक्तिगत स्वरूप हो गया, निजी स्वरूप हो गया, और ये ए प्लस ब प्लस स प्लस द, ये इसका समूहगत स्वरूप हो गया, अर्थात व्यक्तिगत स्वरूप समूहगत स्वरूप के साथ समझौता कर रहा है, अर्थात एक व्यक्ति इन सबको अपने अधिकार समर्पित कर रहा है। वह नामक व्यक्ति इसको समर्पित कर रहा है, स नामक इसको समर्पित कर रहा है, द नामक इसको समर्पित कर रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो नंबर 1, इसका जो पहला लक्षण है, विशेष ध्यान रखेंगे कि यहाँ जीन जैक्स रूसो एक समझौते की बात कर रहे हैं। आपके सामने ये बात, यहाँ पर किसी भी रूप में दो समझौते नहीं हो रहे हैं, बल्कि वास्तविक रूप में एक ही समझौता हो रहा है। इस समझौते के परिणाम स्वरूप ही राज्य अर्थात नागरिक समाज की स्थापना होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, अर्थात नागरिक समाज मीन्स शासन की स्थापना होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जबकि इससे पहले जॉन लॉक के द्वारा दो समझौतों की बातें की गई थी, हालांकि हॉब्स ने भी एक ही समझौते की बातें की थी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जीन जैक्स रूसो के सिद्धांत अर्थात सामाजिक समझौता सिद्धांत की सबसे पहली विशेषता है कि यहाँ एक समझौते की बात की गई है। दूसरा लक्षण इसका क्या है भाई, अराजकता का अंत। ध्यान दें, यहाँ वास्तविक रूप में जीन जैक्स रूसो कह रहे हैं कि प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत, जिसको कि प्राकृतिक अवस्था का नाम दिया है, वह वास्तविक रूप में व्यक्ति अमन चैन से, शांति से, चिंता रहित प्रकृति की गोद में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसके बाद में संपत्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है, और जैसा कि जीन जैक्स रूसो स्वयं कह रहे हैं कि संपत्ति रूपी सर्प
जब से मानव समाज में पैदा हुआ है तब से मनुष्य की शुद्ध शांति का अपूर्व हो गई है। अर्थात वास्तविक रूप में जो चिंता से बिल्कुल रहित व्यक्ति था वह चिंताग्रस्त हो जाता है, जो सुख से जीवन व्यतीत कर रहा था वह व्यक्ति दुखी हो जाता है, जो प्रेम से रह रहे थे वो वास्तविक रूप आपस में संघर्ष करना, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। अब ऐसी स्थिति के अंतर्गत जीन जैक्स रूसो ने कहा कि भाई हम वास्तविक रूप में अब क्या करें, ऐसी क्या व्यवस्था की जाए जिससे कि व्यक्ति पुनः स्वतंत्र हो जाए। जैसा कि स्वयं जीन जैक्स रूसो कह रहे हैं कि मानव स्वतंत्र जन्मता है लेकिन सर्वत्र बंधन में जकड़ा हुआ है, इसलिए जीन जैक्स रूसो वास्तविक रूप में इस सामाजिक समझौता सिद्धांत के माध्यम से इन बेड़ियों को तोड़ना चाह रहा है। अर्थात जो प्राकृतिक अवस्था है जिसके अंतर्गत सभ्यता का विकास नहीं है वहां व्यक्ति आराम से जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन जैसे ही सभ्यता का विकास होता है वैसे ही व्यक्ति क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है, तनाव से ग्रसित हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो ये सामाजिक समझौता सिद्धांत किया जाता है इससे उस अराजकता का अंत हो जाता है। तो यहाँ ये इसका दूसरा लक्षण होता है। पुनः दोहरा रहा हूं, यहाँ पर 3 बातें ध्यान रखनी होगी। प्रारंभिक अवस्था की बात कर रहा है, रूसो क्या कर रहा है कि वहां पर व्यक्ति को किसी भी रूप में किसी चीज का ज्ञान ही नहीं था, ना स्वार्थ का ज्ञान, ना परमार्थ का ज्ञान, ना वास्तविक रूप में इसमें विवेक बुद्धि है, भोला भाला है, स्वतंत्र रूप में अपना जीवन जी रहा है। लेकिन जैसे ही सभ्यता का विकास होता है, संपत्ति का प्रादुर्भाव होता है, वह व्यक्ति वास्तविक रूप में स्वार्थी बन जाता है, अर्थात स्वार्थ और परमार्थ में संघर्ष शुरू हो जाता है। अब इसके अंतर्गत व्यक्ति बंधन में जकड़ जाता है। फिर जीन जैक्स रूसो सामाजिक समझौते के माध्यम से इन बंधनों को दूर करना चाह रहा है और व्यक्ति को स्वतंत्र करना चाह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस समझौते के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में जीन जैक्स रूसो उस अराजक अवस्था का अंत करना चाह रहे हैं। क्या? उस अराजकता का अंत इसके माध्यम से होगा। तीसरा इसका जो लक्षण होगा क्या होगा? व्यक्ति के 2 रूप। सामाजिक समझौते के अंतर्गत वास्तविक रूप में व्यक्ति के 2 रूप है। ये आपके सामने व्यक्तिगत, अर्थात मैंने पहले कहा था कि व्यक्तिगत स्वरूप, निजी स्वरूप और यह समूहगत स्वरूप है। यहाँ व्यक्तिगत स्वरूप समूहगत स्वरूप के साथ समझौता कर रहा है, इसका मतलब यहाँ व्यक्ति के 2 रूप है, ये आपके सामने है। ये विशेष आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा वास्तविक रूप में किसी ने भी ये बातें नहीं की, जीन जैक्स रूसो ने ये बातें बताई है। चौथा लक्षण क्या है? सामान्य इच्छा सर्वोच्च। ध्यान दिया यहाँ देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि वास्तविक रूप में सामान्य इच्छा होती ही क्या है। हालांकि इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो सामान्य इच्छा के लिए वास्तविक रूप में सबसे पहले यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा, यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा। जीन जैक्स रूसो 2 प्रकार की इच्छा बताते हैं। पहले तो यथार्थ इच्छा और वास्तविक इच्छा। यथार्थ इच्छा स्वार्थ पर आधारित है, वास्तविक इच्छा परमार्थ पर आधारित है। अब ऐसी स्थिति के अंतर्गत क्या करें कि वास्तविक इच्छाओं का जो योग होता है वही सामान्य इच्छा है, और जो सामान्य इच्छा है वो सर्वोच्च होगी। क्यों होगी सर्वोच्च? क्योंकि वास्तविक रूप में सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप जिस राज्य की स्थापना हो रही है वही क्या है? सामान्य इच्छा है। क्या है? सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा ही राज्य, ये सामान्य इच्छा ही संप्रभुता है। तो वास्तविक रूप में यहाँ पर जो कुछ भी निर्णय लिया जाएगा वह सामान्य इच्छा के द्वारा, राज्य के द्वारा, शासक के द्वारा ही लिया जाएगा। अब मैं इसमें उदाहरण देकर के आपको समझा रहा हूं। जैसे एक पुलिस अधिकारी है, वास्तविक रूप में एक अपराधी के द्वारा कोई अपराध किया जाता है और एक पुलिस अधिकारी को यदि रिश्वत दी जाती है और वह रिश्वत दे करके उसको फ्री कर देता है, छोड़ देता है, इसका मतलब उसकी ये यथार्थ इच्छा है। परंतु यहाँ वह पुलिस अधिकारी ये देखे कि नहीं, इसके द्वारा जो अपराध किया है इसे उसका दंड अवश्य मिलना चाहिए, ये जो इच्छा होगी वो वास्तविक इच्छा होगी, और वास्तविक इच्छाओं का जो योग है वही क्या है? सामान्य इच्छा है। इसके लिए हम अलग से भी वीडियो बनाएंगे। यहाँ तो आपको ये ध्यान रखना है कि सामान्य इच्छा को समझाने के लिए जीन जैक्स रूसो पहले 2 प्रकार की इच्छाएं बताता है, यथार्थ इच्छा, वास्तविक इच्छा। इस वास्तविक इच्छा को ये विवेकपूर्ण इच्छा और आदर्श इच्छा का नाम भी देता है। इसका आधार स्वार्थ होगा, इसका आधार परमार्थ होगा। ये व्यक्तिगत हित की बात करेगा, ये सामाजिक हित की बात करेगा। तो सामाजिक हित की जो बात की जा रही है वही क्या है? सामान्य इच्छा है। तो इसका ये भी एक लक्षण है। अगला 5वां लक्षण क्या है? निरंतर क्रम। क्या? इसके अंतर्गत निरंतर क्रम रहेगा। जो सामाजिक समझौता है ऐसा नहीं कि एक बार हो गया उसके बाद में जनता एक तरफ हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वास्तविक रूप में यहां जो चर्चा कर रहा हूं
ये जो सामान्य इच्छा है, इस सामान्य इच्छा के अंतर्गत लगातार जनता अपना हिस्सा लेती रहेगी, बार बार लगातार वास्तविक रूप में सामान्य इच्छा के अंतर्गत जनता अपनी सहभागिता दिखाती रहेगी। और यह जो सहभागिता है वही है कि इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में निरंतर क्रम बना रहता है, लगातार एक प्रकार से समझौता होता रहता है। मैं इसको आज एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि वास्तविक रूप में जब सरकार के निर्माण के लिए हमारे यहाँ पर निर्वाचन होते हैं, तो क्या निर्वाचन के बाद जिस सरकार को नियुक्त किया जाता है, चुन करके भेजा जाता है, तो क्या हमेशा के लिए भेज दिया जाता है या 5 वर्ष बाद में, या हम अन्य देशों की बात करें कहीं 4 वर्ष है कहीं 5 वर्ष है, तो ऐसी स्थिति में 4-5 वर्ष बाद में पुनः चुनाव कराए जाते हैं। यस, 4-5 वर्ष बाद में पुनः चुनाव कराए जाते हैं। इसका मतलब यही है कि जो निरंतर क्रम है वास्तविक रूप में जीन जैक्स रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत भी ये बात स्पष्ट हो रही है। और मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि आज जो विद्वान ये कह रहे हैं कि सामाजिक समझौते कोई सार्थकता नहीं, हम कह रहे हैं कि आज भी सामाजिक समझौते का सिद्धांत सार्थक है। क्यों? कि जब हम हमारे उम्मीदवारों को चुनते हैं तो वास्तविक रूप में जिस भी राजनीतिक दल को अपना मत देते तो सब हम क्या करते हैं भाई, ये तो कहते हैं जिस पार्टी को मत दे रहे हैं कि आप जाइए, हम आपको सहमति दे रहे हैं कि आप हमारे लिए अच्छे से अच्छे कानून बनाएं। यदि आप अच्छे कानून बनाते हैं तो हम दोबारा आपको अपना मत देंगे, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम आपको अपना मत नहीं देंगे। तो ये क्या है? ये सामाजिक समझौते का विचार ही दिखाई दे रहा है हमें। ये पूर्ण वास्तविकता है। कहने का भाव आज भी एक प्रकार से समझौता ही होता है कि आप अच्छा कार्य करेंगे तो पुनः आपको मत देंगे, अगर आप जनहित में कार्य नहीं करेंगे तो हम पुनः आपको मत नहीं देंगे और सरकार परिवर्तित करेंगे। क्या? सरकार परिवर्तित करेंगे। तो ये निरंतर क्रम। अगला ऑप्शन क्या है? सावयव राज्य। वेरी गुड, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। क्या है? सावयव राज्य। ध्यान रखेंगे जीन जैक्स रूसो ने जो सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया है, इसका जो छठा लक्षण है वो सावयव राज्य। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं अपने प्यारे विद्यार्थियों के लिए सारे लक्षण तैयार कर रहा हूँ। सच्चाई है किताबों के अंतर्गत विशेष रूप में इनका उल्लेख नहीं किया है, हमने अपने विवेक से बिंदु बनाने का प्रयास किया है। तो सावयव राज्य की बात करते हैं। इसका लक्षण है वास्तविक रूप में जीन जैक्स रूसो के ऊपर प्लेटो और अरस्तु के विचारों का प्रभाव पड़ा है, और वास्तविक रूप में प्लेटो और अरस्तु ने भी सावयव राज्य की बात की है। सावयव राज्य क्या है? इसका भावार्थ ये होगा कि व्यक्ति राज्य का ही एक अंग है, राज्य से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसी के साथ में जीन जैक्स रूसो ने वास्तविक रूप में जो सरकार है, शासन है, उसकी तुलना व्यक्ति के विभिन्न अंगों से की है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत का ये लक्षण है कि यहाँ पर सावयव राज्य की बात की जा रही है। कैसे? जैसे विधि निर्माण से संबंधित जो कार्य है उसकी तुलना कर रहे हैं कि विधि निर्माण की जो तुलना है वह व्यक्ति के सिर से कर रहा है। ठीक है। कार्यपालिका से संबंधित जो शक्ति है उसकी तुलना व्यक्ति के बाहु से कर रहा है, बाजुओं से कर रहा है। और इसी के साथ में न्यायपालिका से संबंधित जो शक्ति है उसकी तुलना किससे कर रहा है? व्यक्ति के मस्तिष्क से कर रहा है। अर्थात इसका कहना है कि विधि निर्माण व्यक्ति के सिर के समान है, कार्य अर्थात इन कानूनों को लागू करना ये व्यक्ति की बाहु बाजू के समान है, और न्यायिक कार्य व्यक्ति के मस्तिष्क के समान है। इसलिए कह सकते हैं कि जीन जैक्स रूसो का जो सामाजिक समझौते सिद्धांत है इसमें सावयव राज्य के लक्षण मौजूद है। अगली बात ध्यान दें, सभी अधिकार समर्पित। अब ध्यान देंगे वास्तविक रूप में यहां पर जो समझौता किया जा रहा है तो इसमें जो अधिकार सामाजिक हित से संबंधित है उन सबका त्याग कर दिया जाता है, जबकि जो व्यक्तिगत हित से संबंधित है उनका त्याग नहीं किया जाता है। जैसे वास्तविक रूप में व्यक्ति क्या खाएगा, क्या पहनेगा, इस अधिकार का त्याग नहीं किया जा रहा है, व्यक्ति स्वतंत्र है। परंतु हाँ, यदि युद्ध जैसी स्थिति हो, ऐसी स्थिति के अंतर्गत राज्य के द्वारा ऐसा कोई कानून बनाया जा सकता है कि उसके वस्त्र और खान पान को निर्धारित किया
जा सकता है, परंतु अन्य जो सभी अधिकार हैं उनको यहाँ समर्पित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वरूप है, निजी स्वरूप है, और समझौता किसके साथ हो रहा है? इसके समूहगत स्वरूप के साथ। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में अधिकारों को समर्पित तो कर रहा है, लेकिन समूहगत रूप में वापस ही नहीं प्राप्त कर लेता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला जो इसका लक्षण है, समझौते से व्यक्ति को लाभ हानि नहीं। अब ध्यान दें भाई, ये अनामक व्यक्ति होगा, वैनामक, सैनामक, दैनामक व्यक्ति होगा। ये व्यक्तिगत स्वरूप है, अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन ये सभी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वरूप के आधार पर समूहगत स्वरूप को, अर्थात शासन को, समाज को अपने अधिकार समर्पित कर रहे हैं। अब अधिकार समर्पित कर दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी स्वतंत्रता नष्ट होगी, नहीं, बल्कि वास्तविक रूप में अपने अधिकार समाज को देने के बाद में ये और ज्यादा स्वतंत्र हो जाते हैं, और वास्तविक रूप में जो राज्य है, संप्रभु है, वह जनहित के लिए ही कानून बनाएगा। अतः ये कहा जा सकता है कि इसका यह भी लक्षण है कि समझौते से व्यक्ति को लाभ होगा, हानि नहीं, उसको यहाँ कोई नुकसान नहीं हो रहा। ये आपके सामने मैंने इसलिए बात समझाई है कि वास्तविक रूप में जो समझौते का प्रारूप है वो यही है। इसके आधार पर आप जीन जैक्स रूसो के संपूर्ण विशेषताओं को ठीक से समझ सकते हैं, और इसमें जो कमियां हैं उसको भी हम इसके आधार पर समझ सकते हैं। तो चलिए अगली बात क्या है, अंतिम लक्षण क्या है, जो कि विशेषकर हम ये कहेंगे कि 2019 के अंतर्गत ये है, यूजीसी नेट में प्रश्न पूछा गया था। क्या ध्यान दें कि व्यक्ति, प्रजा और संप्रभु दोनों है। आप ध्यान देंगे यहाँ, क्या व्यक्ति, प्रजा और संप्रभु दोनों है। अब ध्यान दें यहाँ, व्यक्ति, प्रजा और संप्रभु दोनों है। अब व्यक्ति, प्रजा, ये तो बिल्कुल क्लियर होगा कि व्यक्ति, प्रजा किस लिए है? क्यों? क्योंकि ये इसके द्वारा जो आदेश दिए जाएंगे उनका पालन करेंगे, लेकिन यह समूहगत रूप को अपने सारे अधिकार समर्पित कर रहे हैं, इसलिए ऐसी स्थिति में ये संप्रभु ही बन जाता है। क्या बन जाता है? संप्रभु। ये स्वामी ही क्या है? व्यक्ति तो है ही है, इसके साथ में ये स्वामी शासन है, स्वामी शासक है, स्वामी संप्रभु है, स्वामी राज्य है, स्वामी विधि का निर्माण करते हैं। इसलिए यहाँ व्यक्ति, प्रजा और संप्रभु दोनों है। तो अपने निष्क्रिय रूप में तो व्यक्ति क्या है? प्रजा है। क्या है? ये प्रजा है। लेकिन सक्रिय रूप में अर्थात शासन में सक्रिय रूप में सहभागिता लेते हैं, उसमें भाग लेते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत क्या बन जाते हैं? फिर संप्रभु बन जाते हैं। भाई ये इसके समूहगत रूप को अपने सारे अधिकार या शक्ति समर्पित कर दी है, तो ये क्या होगा? संप्रभु। सक्रिय रूप में है ये, लेकिन निष्क्रिय रूप में व्यक्ति अलग अलग रूप में, ऐसी स्थिति में क्या है? ये जनता बन जाती है, क्योंकि इसके द्वारा जो आदेश दिए जाएंगे उन आदेशों का ये पालन करेंगे, व्यक्तिगत रूप में इसका पालन किया जाएगा। तो ध्यान दें, ये हो गया जीन जैक्स रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत की विशेषताएं। तो प्लीज ध्यान दें, किसी भी कंपटीशन में वास्तविक रूप में जीन जैक्स रूसो से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाएगा इससे बाहर नहीं होगा। मैंने विशेष प्रयास किया है कि आपको जीन जैक्स रूसो से संबंधित ज्यादा से ज्यादा बातें बताने का प्रयास करूंगा। तो अब अगली बात आपकी, आज हम केवल 2 बातें ले रहे हैं, सामाजिक समझौता सिद्धांत की क्या विशेषताएं, और इसी के साथ में जीन जैक्स रूसो ने जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया उसमें क्या कमियां हैं। ठीक है, अब चलिए, सबसे पहली और महत्वपूर्ण कमी आ रही है इसकी, सर्वाधिकारवादी राज्य। क्या? सर्वाधिकारवादी राज्य। जैसा कि कुछ आलोचकों ने ये कहा भी है कि वास्तविक रूप में जीन जैक्स रूसो का जो राज्य है वह हॉब्स का शीश कटा लेवियाथन है, अर्थात केवल उसका शीश काटा गया है, बाकी वास्तविक रूप में यहाँ पर भी जो शासक होगा वह संप्रभु होगा, निरंकुश होगा। कैसे होगा? कि यहाँ जो ये समझौता किया जा रहा है अर्थात व्यक्तियों के व्यक्तिगत स्वरूप के द्वारा, अनामक व्यक्ति अलग होगा, वैनामक अलग है, सैनामक व्यक्ति अलग है, दैनामक व्यक्ति अलग है। ठीक है, लेकिन ये व्यक्तिगत स्वरूप इसके समूहगत स्वरूप के साथ समझौता कर रहे हैं। अब यहाँ सर्वाधिकारवादी राज्य की स्थापना कैसे होगी? कि समझौते के परिणाम स्वरूप जिस सामान्य इच्छा का निर्माण हो रहा है, क्या क्रम है? समझौते के परिणाम स्वरूप जिस सामान्य इच्छा का निर्माण हो रहा है, जिस राज्य का निर्माण हो रहा है, जिस शासन का निर्माण हो रहा है, जिस शासक का निर्माण हो रहा है, वास्तविक रूप में सामान्य इच्छा क्या होगी इसका निर्धारण राज्य स्वयं करेगा। राज्य स्वयं करेगा। तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में सर्वाधिकारवादी
राज्य के ही लक्षण दिखलाई देते हैं। इस आधार पर आलोचकों ने कहा है कि जीन जैक्स रूसो के द्वारा जो सामाजिक समझौता दिया गया है उसके अंतर्गत सर्वाधिकारवादी प्रणाली के लक्षण मौजूद हैं। तो यह बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। इसलिए यहाँ एक प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि शीश कटा लेवियाथन किसके राज्य को कहा जाता है? आपका आंसर होगा जीन जैक्स रूसो। लेवियाथन हॉब्स की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है, जिसके अंतर्गत उन्होंने अपनी पुस्तक के प्रथम पृष्ठ के ऊपर ही एक विशालकाय महामानव का चित्र दिया है, जिसके उदर में पेट में छोटे छोटे व्यक्तियों को दिखाया गया। इसका मतलब यही है कि वास्तविक रूप में वहां पर शासक पूर्ण रूप में संप्रभु होगा, उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होगा और संपूर्ण जनता उसके अधीन होगी। अब यहाँ जीन जैक्स रूसो ने आलोचक कह क्या कर दिया कि उसके सिर्फ सर को अलग कर दिया है, बाकी वास्तविक रूप में स्थिति वही है। यहाँ पर स्थिति ज्यादा बदली नहीं है। क्यों नहीं बदली है? क्योंकि सामान्य इच्छा क्या है इसका निर्धारण स्वयं राज्य करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब दूसरी इसकी कमी क्या है भाई? मानव स्वभाव की गलत धारणा। कैसे? वास्तविक रूप में जीन जैक्स रूसो मानव के स्वभाव के बारे में कह रहे हैं कि व्यक्ति स्वभाव से बड़ा सरल भोला भाला है। वह स्वतंत्र रूप में प्रकृति की गोद में अपना जीवन व्यतीत करता है, परंतु सच्चाई यह है कि व्यक्ति इतना सद्गुणी भी नहीं है। कहने का भावार्थ यह है कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो जैसा कि हॉब्स ने कहा है कि व्यक्ति स्वभाव से पूर्ण रूप में स्वार्थी है। जॉन लॉक कह रहे हैं कि व्यक्ति एक नैतिक प्राणी है, परंतु जीन जैक्स रूसो कह रहे हैं कि वह एक सरल स्वभाव का है, जबकि सच्चाई है कि व्यक्ति इतने सरल स्वभाव का नहीं होता है। अतः यहाँ पर ये कहा जा सकता है, आलोचकों का कहना है कि व्यक्ति के स्वभाव में दोनों ही बातें पाई जाती हैं। वह स्वभाव से अच्छा भी होता है तो बुरा भी होता है, स्वार्थी होता है तो परमार्थी भी होता है, उसमें सद्गुण होते हैं इसके साथ में दुर्गुण भी होते हैं, उसमें राक्षसीय अवगुण पाए जाते हैं तो दैवीय गुण भी पाए जाते हैं। इसका मतलब व्यक्ति के स्वभाव में राक्षसीय और दैवीय दोनों ही प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। अतः इस आधार पर भी वास्तविक रूप में जीन जैक्स रूसो के सिद्धांत की आलोचना की जाती है कि इन्होंने मानव स्वभाव की जो धारणा दी है वह गलत है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं मेरी स्वयं की तरफ से कह रहा हूं कि वास्तविक रूप में व्यक्ति के स्वभाव में दोनों प्रवृत्ति होती है। वह स्वभाव से अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। उसके अंतर्गत देवताओं जैसे गुण भी होते हैं और राक्षसों जैसे अवगुण भी पाए जाते हैं। जबकि जीन जैक्स रूसो ने केवल एक की बात की है कि व्यक्ति सरल स्वभाव होता है, भोला भाला होता है, चिंता रहित होता है, प्रकृति की गोद में रहता है, स्वतंत्र रूप में विचरण करता है, परंतु वास्तविक रूप में देखा जाए तो ये सच्चाई नहीं है। तीसरी इसकी आलोचना क्या की जाती है? प्राकृतिक अवस्था काल्पनिक। यस, जीन जैक्स रूसो कह रहे हैं कि प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत व्यक्ति एकाकी रूप में जीवन व्यतीत करता था, वह घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था, परंतु वास्तविक रूप में समाजशास्त्रियों के द्वारा इसी के साथ में इतिहास के आधार पर यह बात कही जाती है कि व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रारंभ से ही कबीलों के रूप में या हमें कहे कुलों के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता था। किसी न किसी रूप में वह वास्तविक रूप में हम कहें कि कबीले के रूप में, समूह के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता था, ना कि पूर्ण रूप में, एकाएक के रूप में। अतः इसके आधार पर भी इसकी आलोचना की जा सकती है। इसके बाद दूसरी बात ये कह रहे हैं कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति किसी भी रूप में आपस में संघर्ष नहीं करते थे, एक दूसरे का सहयोग भी करना नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि उनके अंतर्गत इतना विवेक बुद्धि नहीं था। परंतु वास्तविक रूप में मनोविज्ञान के आधार पर यह स्पष्ट हो रहा है कि यह बात भी पूर्णतया सत्य नहीं है। अतः आलोचकों ने इस आधार पर भी इसकी आलोचना की है कि प्राकृतिक अवस्था का जो वर्णन जीन जैक्स रूसो ने किया है वह पूर्ण रूप में काल्पनिक है। ऐसी अवस्था कभी इतिहास में रही नहीं है। चौथा जो इसकी कमी बताई जा रही है, बहादुर बर्बर काल्पनिक। बहादुर बर्बर मतलब आदर्श, क्या? आदर्श बर्बर, आदर्श बर्बर या बर्बर आदर्श। मूलतः यहाँ ये कहेंगे कि वास्तविक रूप में जीन जैक्स रूसो कह रहे हैं कि इन्होंने व्यक्ति का जो स्वभाव बतलाया है, कैसा बतलाया है? आदर्श बर्बर, भोला भाला, सरल स्वभाव का, उसको किसी चीज का ज्ञान नहीं। आलोचकों का कहना है कि वास्तविक रूप में व्यक्ति की ऐसी स्थिति कभी रही नहीं है।
व्यक्ति इतना भोला भाला, इतना सरल स्वभाव का, ऐसा आदर्श बर्बर, भद्र बर्बर कभी रहा ही नहीं है। इस आधार पर भी आलोचक इसकी आलोचना करते हैं। तो चौथी कमी क्या होगी, नोट करें, भद्र बर्बर या आदर्श बर्बर केवल कल्पना मात्र है। व्यक्ति ऐसा भोला भाला सरल स्वभाव का कभी नहीं रहा है जिसको कि किसी रूप में किसी की चिंता नहीं थी। ध्यान दें, अगली जो कमी बताई जा रही है, प्राकृतिक अवस्था की झूठी प्रशंसा। ध्यान दें, वास्तविक रूप में जीन जैक्स रूसो कह रहे हैं कि प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत जो व्यक्ति था वह पूर्ण रूप में शांति प्रिय था, वह सरल स्वभाव का था, भोला भाला था, शांति से अपना जीवन व्यतीत करता था। परंतु इसके बाद में ऐसा क्या हुआ कि वह जैसे संपत्ति का प्रादुर्भाव होता है झगड़ना शुरू कर देता है। इसके बाद में फिर क्या हुआ कि वह जैसे ही झगड़ना शुरू करता है तो फिर जीन जैक्स रूसो कहते हैं एक सामाजिक समझौता होता है और सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप व्यक्ति शांति से अपना जीवन व्यतीत करता है। इसका मतलब स्वयं जीन जैक्स रूसो अपनी बातों से गिर जाते हैं कि क्या जो सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप जिस सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की जा रही है कि वह रूसो की प्राकृतिक अवस्था से श्रेष्ठ है। इसका तात्पर्य तो यही होगा, इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक अवस्था की भी उन्होंने झूठी प्रशंसा की है। अगर प्राकृतिक अवस्था इतनी अच्छी थी तो फिर वास्तविक रूप में समझौते की आवश्यकता क्यों? इसका मतलब सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप जिस राज्य की स्थापना हो रही है, जिस समाज व्यवस्था की स्थापना हो रही है, वह जीन जैक्स रूसो की प्राकृतिक अवस्था से श्रेष्ठ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन्होंने इसकी झूठी प्रशंसा की है। अगला जो आलोचना है क्या है, प्राकृतिक अवस्था में समानता नहीं। जीन जैक्स रूसो का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था में वास्तविक रूप में सभी व्यक्ति पूर्ण रूप में समान थे, किसी भी दृष्टि से उनमें कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन वास्तविक रूप में इतिहास के आधार पर यदि बात ये कही जाए तो ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति वास्तविक रूप में इतने समान भी नहीं थे, अर्थात ऐसी समान स्थिति वास्तविक रूप में कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिली। अतः इस आधार पर भी कहा जा सकता है कि प्राकृतिक अवस्था में समानता नहीं थी, जबकि जीन जैक्स रूसो पूर्ण रूप में व्यक्तियों के मध्य समानता की बातें कर रहे थे। इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। सातवीं आलोचना क्या है, प्राकृतिक कानून की उपेक्षा। ध्यान दें, यहाँ पर ये जो बिंदु मैंने बनाने का प्रयास किया है इसलिए बनाए हैं जिससे कि आप जीन जैक्स रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत को ठीक से समझें। इससे बाहर कोई प्रश्न बनने वाला नहीं है। सातवीं आलोचना क्या है, प्राकृतिक कानून की उपेक्षा। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में जीन जैक्स से पहले जब हम हॉब्स और जॉन लॉक की बात करते हैं तो उन्होंने किसी न किसी रूप में प्राकृतिक कानून की बात की है, जबकि जीन जैक्स रूसो किसी भी रूप में प्राकृतिक कानून की बातें नहीं करते हैं, अर्थात इन्होंने पूर्ण रूप में प्राकृतिक कानून की उपेक्षा की है। इसका मतलब इनसे पहले जो सामाजिक समझौते से संबंधित बातें कही गई थी उन सभी की जीन जैक्स रूसो ने पूर्ण रूप में उपेक्षा की है। आलोचकों ने इस आधार पर भी इसकी आलोचना की है। आठवीं जो इसकी आलोचना की जाती है वो ये है कि प्राकृतिक अधिकारों की उपेक्षा की उन्होंने। यस, इनसे पहले हॉब्स और जॉन लॉक के द्वारा प्राकृतिक अधिकारों की बातें की गई हैं। जैसे हॉब्स की बात करें हम तो हॉब्स ने आत्म संरक्षण के अधिकार की बात की है। नोट कीजिएगा, आत्म संरक्षण की इस एक अधिकार की बात की है। इसके बाद में जॉन लॉक ने 3 अधिकारों की बात की है, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। इन अधिकारों की बात की है, मगर जीन जैक्स रूसो ने किसी रूप में प्राकृतिक अधिकारों की बात नहीं की है। अतः आलोचकों का कहना है कि जीन जैक्स रूसो ने प्राकृतिक अधिकारों की उपेक्षा की है। इस आधार पर भी इसे आलोचना का पात्र बनाया जाता है, इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। अगली जो इसमें कमी है वो क्या है, निजी संपत्ति का जादू। क्या निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति का जादू क्या है समझे। जीन जैक्स रूसो कह रहे हैं कि प्रारंभ में मतलब प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, सरल स्वभाव का है, भोला भाला है, आदर्श बर्बर है, प्रकृति की गोद में शांति से जीवन व्यतीत कर रहा है। अब उसके बाद में जनसंख्या बढ़ती है, ऐसी स्थिति में संपत्ति का प्रादुर्भाव होता है। संपत्ति का प्रादुर्भाव होते ही, जैसा कि हम जीन जैक्स रूसो कह रहे हैं कि जब से संपत्ति रूपी सर्प मानव समाज में पैदा हुआ तब से मनुष्य की शुद्ध शांति काफूर होगी। इसका मतलब संपत्ति का प्रादुर्भाव होते ही वह भोला भाला व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति बन गया। तो इसका मतलब यहाँ आलोचक आलोचना कर रहे हैं कि ये संपत्ति में इतना जादू है कि वह सरल स्वभाव का व्यक्ति एकदम दुष्ट कैसे बन गया। इस आधार पर भी
आलोचकों ने इसकी आलोचना की है कि यहाँ इस संपत्ति में वो जादू है क्या जिसने एकदम व्यक्ति को इतना ज्यादा दुष्ट झगड़ालू बना दिया। इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। क्या? निजी संपत्ति का जादू। आलोचकों को यहाँ ये लग रहा है कि भाई ये कोई निजी संपत्ति का जादू है। मैं फिर कह रहा हूं इसमें जो 3 स्तर है। पहला स्तर क्या है कि पहले तो जीन जैक्स रूसो कह रहे हैं कि व्यक्ति बिल्कुल भोला भाला है, सरल स्वभाव का है, आदर्श बर्बर है, उसे किसी चीज का ज्ञान ही नहीं है। उसके बाद में क्या होता है? सभ्यता का विकास होता है, वे व्यक्ति आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ मूलतः जीन जैक्स रूसो कह रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि व्यक्ति पहले की तरह पूर्ण रूप में शांति से व्यतीत करे। इसलिए 2 रास्ते हैं, या तो प्रकृति को लौट चलो, जैसा कि स्वयं जीन जैक्स रूसो कह रहे हैं कि हमें वही अज्ञानता, वही भोलापन, वही गरीबी लौटा दो। लेकिन जीन जैक्स रूसो स्वयं ये सोचते हैं कि ऐसा तो संभव है नहीं कि हम वापस उसी अवस्था में जाए, तो फिर क्या किया जाए? फिर इसके लिए इन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत की बातें की है। तो ये 3 बिंदु आपको विशेष ध्यान में रखने हैं जीन जैक्स रूसो के सिद्धांत को यदि समझना है तो। पहला, व्यक्ति भोला भाला, फिर संपत्ति का प्रादुर्भाव होता है, वह दुष्प्रवृत्ति का बन जाता है, अर्थात वह वास्तविक रूप में परतंत्र हो जाता है, और इसके बाद में फिर समझौता किया जाता है, वह स्वतंत्र हो जाता है। अब परतंत्र, जैसा कि स्वयं जीन जैक्स रूसो करें कि मानव स्वतंत्र जन्मता है, परंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। 3 बंधनों को तोड़ा जा रहा है, किसके आधार पर? सामाजिक समझौते के आधार पर। इस बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली कमी क्या है भाई इसकी? सामाजिक समझौता काल्पनिक। आलोचकों का कहना है कि वास्तविक रूप में सामाजिक समझौते की जो चर्चा जीन जैक्स रूसो ने की है वह केवल एक काल्पनिक बात है, कल्पना मात्र है, कोरी कल्पना है। कैसे? आलोचकों का कहना है कि स्पष्ट है नहीं ये समझौता कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में कोई बात स्पष्ट नहीं है। इसलिए आलोचकों ने इस आधार पर भी जीन जैक्स रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना की है। अगला हमें क्या है भाई? ध्यान दें, राज्य की उत्पत्ति। क्या? राज्य की उत्पत्ति समझौते का परिणाम नहीं। क्या? नोट करें, 11वीं आलोचना क्या है? ये बिंदु विशेष मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं। राज्य की उत्पत्ति समझौते का परिणाम नहीं। जीन जैक्स रूसो ने अपने सामाजिक समझौते के माध्यम से ये कहा कि सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप जिस सामान्य इच्छा का निर्माण होता है वो सामान्य इच्छा ही राज्य है, संप्रभु है, शासक है, सरकार है। अब यहाँ आलोचक कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में राज्य की उत्पत्ति समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि आलोचक कह रहे हैं कि राज्य तो प्राकृतिक संस्था है जिसकी चर्चा की बहुत समय पहले प्लेटो और अरस्तु के द्वारा कर दी गई थी। किसके द्वारा? प्लेटो और अरस्तु के द्वारा कर दी गई थी, क्योंकि उन्होंने वास्तविक रूप में राज्य को एक प्राकृतिक संस्था बतलाया था। अतः यहाँ पर आलोचकों का कहना है कि राज्य का तो क्रमशः धीरे धीरे विकास हुआ है, और हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक समय में राज्य की उत्पत्ति के बारे में विकासवादी सिद्धांत को ही सर्वसम्मति से पूरी दुनिया में स्वीकार कर लिया गया है। अतः इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। जैसा कि स्वयं अरस्तु ने, जो कि राजनीति विज्ञान के जनक है, उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के अंतर्गत स्पष्ट रूप में इसका उल्लेख किया है कि पति, पत्नी, संतानें और दास से मिलकर परिवार का निर्माण होता है, परिवार से ग्राम और ग्राम से नगर, राज्य का निर्माण होता है। तो यहाँ क्या समझौता हो रहा है? यहाँ क्या ईश्वर का कोई रोल है जिसको कि राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत कहा जाता है, या फिर यहाँ पर कोई संघर्ष हो रहा है जिसको कि राज्य की उत्पत्ति का शक्ति का सिद्धांत कहा जाता है? नो। तो फिर यहाँ क्या है? यहाँ राज्य का स्वाभाविक रूप में धीरे धीरे विकास हो रहा है। यही क्या कहलाता है भाई? राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत। तो यहाँ पर आलोचक इस आधार पर इसकी आलोचना करते हैं कि राज्य का तो धीरे धीरे विकास हुआ है। क्यों? क्योंकि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, एक स्वाभाविक संस्था है। जबकि ये कह रहे हैं कि सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य की स्थापना होती है। अतः इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। चलिए अगली जो कमी है 12वीं, वो क्या है? सामान्य इच्छा निरंकुश होगी। अब ध्यान दें, सामान्य इच्छा निरंकुश कैसे? भाई यहाँ ये व्यक्तिगत स्वरूप है व्यक्ति का, अ नामक व्यक्ति, ब नामक व्यक्ति, स नामक व्यक्ति, द नामक व्यक्ति। अब ये अपने व्यक्तिगत स्वरूप को, समूहगत स्वरूप को अपने सभी अधिकार समर्पित कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? फिर राज्य का निर्माण होता है।
जिस राज्य का निर्माण होता है वही सामान्य इच्छा है, वही क्या है, सामान्य इच्छा है। अब यहाँ वास्तविक रूप में जिस राज्य का निर्माण हो रहा है, जिस संप्रभुता का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ सामान्य इच्छा क्या होगी, यह निर्णय करने का अधिकार वास्तविक रूप में संप्रभु शासक राज्य को ही होगा। इसके ऊपर किसी भी रूप में कोई नियंत्रण की बात नहीं की जा रही है। मतलब स्वयं जो राज्य है, संप्रभु वो तय करेगा कि सामान्य इच्छा क्या है क्या नहीं है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य इच्छा निरंकुश है। ठीक, अगला 13वीं आलोचना, इसकी कमी क्या है, व्यक्ति, नागरिक एवं प्रजा दोनों है। हम इसकी चर्चा हमने यहाँ पर की थी कि व्यक्ति, प्रजा और संप्रभु दोनों है। ठीक है, विशेषता में बात आ रही। तो यहाँ आलोचक इसकी कमी निकालने की व्यक्ति, नागरिक एवं प्रजा दोनों है। ऐसे कि व्यक्ति वास्तविक रूप में एक शासक के रूप में, यहाँ शासक बन जाते हैं, शासक के रूप में नागरिक है, लेकिन जब इसके द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं उनका पालन करने के रूप में ये प्रजा होगी। तो यहाँ आपके सामने देखो, व्यक्ति, नागरिक एवं प्रजा दोनों है। तो यहाँ व्यक्ति नागरिक तो इस रूप में हो गया, ठीक है, क्योंकि ये शासक बन जाते हैं, और प्रजा ही व्यक्तिगत रूप में, मतलब व्यक्तिगत रूप में तो ये प्रजा है, और समूहगत रूप में क्या है, संप्रभुता है या नागरिक है। क्या, फिर से कह रहा हूं कि व्यक्ति, नागरिक एवं प्रजा दोनों है। तो व्यक्तिगत रूप में, निजी स्वरूप में तो ये क्या हो गया, व्यक्ति होगा, और समूह स्वरूप में क्या होगा, ये नागरिक हो गया। क्या होगा, ये नागरिक हो गया। मतलब संप्रभु और प्रजा ये दोनों ही है। तो वास्तविक रूप में ये बात संभव नहीं हो सकती है कि व्यक्ति स्वयं ही क्या है, शासक है, और स्वयं ही प्रजा है। तो ऐसी स्थिति में इसके आधार पर भी आलोचकों ने इसकी आलोचना की है। और अंतिम जो इसकी आलोचना की जाती है वो है मनुष्य का पतन। ध्यान दें, जीन जैक्स रूसो का कहना है कि वास्तविक रूप में सबसे पहले जो प्रारंभिक अवस्था थी, प्रारंभ में व्यक्ति का जो स्वभाव था वह बिल्कुल भोला भाला था, सरल स्वभाव का था। उसके बाद में सभ्यता का विकास होता है। सभ्यता का विकास होते ही, संपत्ति का प्रादुर्भाव होते ही व्यक्ति पूर्ण रूप में चिंताओं से ग्रसित हो जाता है, तनाव से ग्रसित हो जाता है, अर्थात उसका पतन हो जाता है। वह जो कि पहले प्रारंभिक अवस्था में सरल स्वभाव का भोला भाला व्यक्ति था, उसके बाद में उस व्यक्ति का एकदम पतन हो रहा है। इसका मतलब सभ्यता और विज्ञान का जैसे जैसे विकास होता है, जीन जैक्स रूसो का कहना है कि व्यक्ति का पतन होता है। आलोचकों का कहना है कि इस बात में सच्चाई नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सभ्यता और विज्ञान का विकास हुआ है, व्यक्ति का पतन नहीं हुआ है, बल्कि व्यक्ति की प्रगति हुई है। इस आधार पर भी आलोचकों ने इसकी आलोचना की है और इसमें सच्चाई भी है। तो ये हो गया जीन जैक्स रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत की विशेषताएं और आलोचनाएं। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, इन दोनों बातों को आप ठीक से समझिएगा। जीन जैक्स रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत को हमने पिछली वीडियो में ठीक तरीके से समझा दिया है। इसके बाद में अगली जो हमारी वीडियो अपलोड होगी वो हॉब्स, लॉक, जीन जैक्स रूसो, इन तीनों की ही तुलना की जाएगी, अर्थात तीनों का ही तुलनात्मकता के आधार पर हम ठीक से समझाने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।